क्लास देखिए, हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट, और एक वर्ड है फिशर इफेक्ट। तो फिशर, प्रोफेसर फिशर ने इसको फाइंड किया था, इस करके उसको फिशर इफेक्ट बोलते हैं। पहले हमें देखना कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में क्या रिलेशन होता है, इसको कैसे हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले एक चीज थोड़ी सी क्लास रिकॉल कीजिए, पिछला लेक्चर्स हम आपको पढ़ा चुके हैं। थोड़ा सा मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट की जो थ्योरी थी उसमें हमने लर्न कराया था कि MV बराबर PT। थोड़ा सा याद कीजिए प्लीज। ओके, तो जब हम यहाँ पर क्या करते थे क्लास, हम इस चीज को कांस्टेंट मानते थे, T और B को। फिर बोलते थे कि जब मार्केट में मनी की सप्लाई, ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज होती है मार्केट में, ठीक है, तो प्राइस भी इंक्रीज होता है। ध्यान समझना कि जब मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता था वो क्या होता था कि प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है। यानी कि अगर मनी सप्लाई में चेंज आएगा तो प्राइस में भी चेंज आता है। और कैसा चेंज आता है, ये पॉजिटिव चेंज आता था। तो जैसे कि प्रोफेसर फिशर, इरविन फिशर का नाम सुना होगा, तो हमने थ्योरी बहुत पहले पढ़ाई थी आपको, मतलब MV बराबर PT, ये फिशर की थ्योरी थी। और प्रोफेसर फिशर, ये कौन सी थ्योरी थी, ये डिमांड फॉर मनी थ्योरी थी, ठीक है। अब देखना, मनी की डिमांड थ्योरी थी। अब आपको ये समझ में, पिछला लेक्चर में बहुत पहले जब हम थर्ड सेमेस्टर पढ़ रहे थे तो वहां पढ़ाए थे कि जब मार्केट में प्राइस बढ़ता है, जब मार्केट में प्राइस बढ़ता है तो मनी की डिमांड्स ज्यादा हो जाती है। ध्यान समझना, प्राइस के बढ़ने से मार्केट में मनी की डिमांड्स ज्यादा होगी, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है कि जो मनी की वैल्यू है इस टाइम क्या है, वो कम हो जाती है। यानी कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन होता है तो मनी की वैल्यू क्या हो जाती है, मतलब वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है, परचेजिंग पावर आपकी डिक्रीज हो जाती है। यानी कि आपकी, ठीक है, परचेजिंग पावर आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो दो चीजें आपको समझ लीजिए क्लास, कि जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन को कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा मार्केट में प्राइसेस बहुत बढ़ जाता है, तो ये फिशर का इक्वेशन था। तो हमने ये भी बताया था पिछली क्लास में कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो जब भी मार्केट में मनी सप्लाई होगी तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी हो सकती है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी हो सकती है। तो हमने आपको दो चीजें और लर्न कराया था पिछली क्लास में, ठीक है, कि जब भी हमारा ये सप्लाई तो वही रह जाता है एक टाइम के बाद, ठीक है, और हमारी डिमांड्स बढ़ती है। जब डिमांड्स बढ़ती है तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि सिर्फ प्राइसेस ही बढ़ते जाते हैं, ठीक है, प्राइसेस इंक्रीज होता जाता है, प्राइसेस इंक्रीज होता जाता है, लेकिन सप्लाई इतनी नहीं बढ़ती है। तो हमें इन्फ्लेशनरी सिचुएशन बोलते हैं कि पहले जितना प्राइस बढ़ता है उतनी सप्लाई नहीं बढ़ती। तो एक सिचुएशन आती है कि जहां पर सिर्फ प्राइस ही बढ़ता है, सप्लाई बिल्कुल नहीं बढ़ती। ये आपको मैं पिछले कई लेक्चर से पढ़ा चुका हूं। अब मुझे आपको ये बताना था कि जब मार्केट में महंगाई हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है, ध्यान समझना, तो एक चीज और हमने लर्न करा चुके हैं आपको क्लास। अब यहां पर आइए, ये है मनी की सप्लाई, ध्यान समझना, ये है मनी की सप्लाई और ये है मनी की डिमांड्स, ठीक है। तो मार्केट में अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है, ध्यान समझना, मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाती है तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, फॉल होता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट फॉल होगा। तो लिख रहे इस इंटरेस्ट रेट फॉल होने से क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, और इन्वेस्टमेंट, ध्यान समझना, जब इन्वेस्टमेंट वगैरह इंक्रीज होता है तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है ऊपर की तरफ जाएगा। तो यानी कि पहले इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, इंटरेस्ट रेट पहले मनी सप्लाई के बढ़ने से पहले इंटरेस्ट रेट फॉल होगा। जब इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो हमारा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा, लेकिन सप्लाई उतना नहीं बढ़ेगी, सप्लाई उतना नहीं बढ़ेगी। इस करके क्या होता है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। तो मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होता है कि एक समय बाद जो है क्या होता है
कि ये फिर मनी की डिमांड्स और बढ़ जाती है। जब प्राइस बढ़ेगा तो मनी की डिमांड्स और बढ़ेगी, फिर प्राइस और बढ़ेगा तो मनी की डिमांड और बढ़ेगी। तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी मार्केट में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। लेकिन हमारा यहाँ पर ये कहना ये है, क्लास आपको समझाना ये है कि जब मार्केट में मनी सप्लाई वगैरह बढ़ जाएगी तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। कम क्यों मिलेगा, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाता है। अब इसी चीज को मुझे समझाना है कि फिशर इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, फिशर इफेक्ट ये होता है कि जब मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ती है तो मनी की वैल्यू प्राइस भी उतना ही बढ़ता है। तो पहला इफेक्ट क्या होगा, पहला इफेक्ट क्या होगा, प्राइस मनी सप्लाई बढ़ने से पहला इफेक्ट प्राइस पे पड़ेगा। जब प्राइस बहुत बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, और इन्फ्लेशन हो जाएगी, इन्फ्लेशन होने से क्या होगा कि परचेजिंग पावर आपकी कम हो जाएगी। दूसरी बात, इन्फ्लेशन कम होने से, इन्फ्लेशन बढ़ जाने से मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है किसको, जो इन्वेस्टर है, जो कि सेवर है, उन सबको इंटरेस्ट रेट मार्केट में क्या होता है, कम मिलता है। तो नॉमिनल तो ज़्यादा मिलता है लेकिन रियल इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। अब दो चीज़ें और आपको समझाता हूँ क्लास कि रियल और नॉमिनल क्या होता है, इसको समझ लेना होगा। मिटा रहा हूँ प्लीज। अब हम आते हैं आपको मेन पॉइंट पे। जो मुझे समझाना है आपको, देखिए क्लास, मान के चलो एज्यूम करते हैं, एक एग्जांपल लेके करते हैं डिस्कस, तो शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कि मान के चलो मैं 1000 रुपीज है, ठीक है, 1000 रुपीज है, और इस 1000 रुपीज को आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं। क्लास कितना, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, और इस टाइम बैंक आपको 10% इंटरेस्ट रेट दे रहा है। कितना, 10% आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है 1 ईयर के लिए। ठीक है, 1 ईयर के लिए। तो आप बताइए आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा मार्केट से, आपको मार्केट से इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, प्लीज बताइए। हाँ जी बेटा, 100। यस, आपको 100 मिलेगा, मिलेगा ना। अच्छा ठीक है। और अगर मैं ये बोलता हूं कि एक महीने, एक साल बाद आपको 100 रुपीज मिलेगा, ध्यान से मानना, लेकिन 1000 मतलब आपको टोटल कितना मिलेगा, यानी कि टोटल आपके पास मनी हो जाएगी 1100 रुपए हो जाएगी। कितना हो जाएगा बेटा, 1100 हो जाएगा, क्लियर। और मैं बोलता हूं कि एक साल में, इस एक साल के दौरान मार्केट में जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो 10% हो गई। इन्फ्लेशन भी 10% हो गई। तो आपको कितना फायदा हुआ बेटा, आपको बैंक में डिपॉजिट करने से कितना फायदा हुआ। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर आपने बैंक में पैसा रखा था और मार्केट में इन्फ्लेशन कितनी हो गई, 10% हो गई, यानी कि 10% महंगाई बढ़ गई, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट मिला और आपका इन्फ्लेशन भी, इंटरेस्ट रेट भी 10% था, तो आपको कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ, बस ये जानना मुझे। क्लास नहीं समझ आ रहा। अगर मैं देखो 1100 रुपए की चीज, जो गुड्स, जो हम कमोडिटी हम आज 1100 में, मान चलो एक्स गुड्स है, ठीक है, यानी कि एक्स गुड्स का रेट आज 1000 रुपए है, तो मैं 1000 रुपए का खरीद सकता हूं। लेकिन एक्स गुड्स का रेट
एक साल बाद 1100 हो गया, ठीक है। तो क्या हम उस 1000 रुपए से इसको खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे ना। यानी इस 1000 रुपए से एक्स को आप परचेज नहीं कर पाएंगे ना। और अगर आप परचेज नहीं कर पाएंगे तो यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन हो गया तो आपकी परचेजिंग पावर क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। बात समझ नहीं आ रही है बेटा? जब आपकी मार्केट में इन्फ्लेशन हो गया तो जो चीज आप 1000 रुपए की थी उसका रेट अगर 1100 हो गया तो इसका मतलब है कि 1000 रुपए से जो चीज आप खरीद सकते थे उसको आप नहीं खरीद पाएंगे। इसका मतलब होता है कि आपकी जो है परचेजिंग पावर जो है क्या हो गई है? कम हो गई है। परचेजिंग पावर कम क्यों हो गई? क्योंकि ड्यू टू इन्फ्लेशन की वजह से आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट किया था, आपने इस गुड्स को परचेज नहीं किया, मान चलो एक्स को आपने परचेज नहीं किया और ये जो परचेज करना चाहते थे उसको फ्यूचर पे छोड़ दिया और आपने उस पैसे को बैंक में आपने डिपॉजिट कर दिया। और बैंक में डिपॉजिट करने के बाद बैंक वालों ने आपको 10% इंटरेस्ट रेट दिया, तो आपको एक्चुअल में आज की डेट में 1100 रुपए मिला। और अगर मार्केट में 10% महंगाई भी हो गई तो आपको कितना का फायदा हुआ? बताइए बेटा। मतलब हमें कोई फायदा नहीं हुआ ना। हमें प्रॉफिट ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर जो बैंक ने मुझे इंटरेस्ट रेट दिया उतना हमें मार्केट में इन्फ्लेशन हो गई तो हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट आया वो क्या हो गया? मतलब जितना इन्फ्लेशन हुआ उतना ही इंटरेस्ट रेट दिया तो इक्वल हो गया। ऐसे नहीं समझ आ रहा है? मैं दूसरे तरीके से बताता हूं आपको। सपोज दैट क्लास, एक हम सिंबल बात कर लेते हैं, सिंबॉलिक लग देते हैं कि हम ध्यान रखना, हम इन्फ्लेशन को हम पाई से डिनोट कर लेते हैं और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को आर से डिनोट करते हैं, सॉरी आई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और रियल इंटरेस्ट रेट को हम आर से डिनोट करते हैं। रियल इंटरेस्ट रेट को हमने आर से डिनोट किया और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को हमने आई से डिनोट किया। समझ आ रहा है? अब मैं आपसे ये बोलता हूं क्लास कि मार्केट में मतलब इसका जो फार्मूला है आपको ऐसा लिखना है कि रियल इंटरेस्ट रेट, देखिए आपका लिखना है कि रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू, ध्यान समझना, रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। यहां तो समझ आ गया। अब देखिए क्लास, मैं बोलता हूं कि रियल इंटरेस्ट रेट क्या होती है, इसको हमने आर से डिनोट किया हुआ है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को हमने आई से डिनोट किया हुआ है और इन्फ्लेशन को हमने पाई से डिनोट किया हुआ है। आ गया समझ? अब मैं आपसे बोलता हूं क्लास कि अगर मार्केट में जो रियल है, ध्यान समझना, हमने क्या बताया था कि जो आपका रियल इंटरेस्ट मिल रहा है, जो आपको रियल इंटरेस्ट मिल रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे एंड इन्फ्लेशन पे, दो चीजों पे आपका डिपेंड करेगा। तो हमने आपको क्या एग्जांपल दिया था? हमने दिया था कि इन्फ्लेशन अगर 10% हो जाती है, इन्फ्लेशन
10% हो जाती है और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी 10% मिल रहा है आपको बैंक में, तो रियल इंटरेस्ट रेट कितना मिला आपको? रियल इंटरेस्ट रेट कितना मिला? अभी तो आंसर बता दो भाई। आवाज आ रही है आपको? तो कितना हुआ बेटा? भाई अगर 10% ये भी है और -10%, तो आपका तो कुछ नहीं हुआ ना। ओके, अगर मैं मानता हूं क्लास थोड़ी देर के लिए मान चलो कि मार्केट में जो इन्फ्लेशन है वो सिर्फ 4% हो गई और आपको बैंक 10% दे रहा था, तो अभी बैंक में रखने का फायदा है कि आपको खरीदने का फायदा है? अगर बैंक आपको 10% दे रहा था, ठीक है, और मार्केट में इन्फ्लेशन हो गई 4%, तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो इंटरेस्ट रेट मिला वो 6% मिला। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? देखिए, अगर मैं बोलता हूं क्लास कि हमने 1000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किया, तो 1000 की वैल्यू 10% लगाइए, कितना निकलेगा क्लास? 1100 रुपये। बताओ, बोलो भाई, 1100 निकल गया क्लास। अच्छा, और इंटरेस्ट और महंगाई कितनी है? 4% है। अगर इन्फ्लेशन 4% है तो 1000 का 4% यानी कितना हो जाएगा? बोलो बेटा, 40 रुपीज। ओके, तो कितना हो जाएगा क्लास? भाई रिस्पॉन्स कीजिए प्लीज। 1000 का 4% कितना हो जाएगा? बोलो भाई, 40 रुपीज हो गया। तो यानी कि 400 कितना मिलेगा बेटा? 1000 कितना बेटा? 1000 का 40% ना, तो 40 रुपये मिलेगा आपको। और बैंक आपको यस, और बैंक आपको कितना दे रहा है? बैंक आपको कितना दे रहा है? 100 रुपीज है। तो बैंक आपको 100 रुपीज दे रहा है, मार्केट में महंगाई बढ़ गई, यानी कि जो चीज 1000 रुपए की थी अब वो मार्केट में कितने की मिल रही है? 1040 की। और आपको बैंक दे रहा है 1100 रुपये। तो इसका मतलब है कि बैंक में अगर आपने रखा था पैसा, तो कहने के लिए कि आपको बैंक 10% दिया है, रियल में आपको बैंक ने कितने % दिया है? गेट माय पॉइंट, कि बैंक ने आपको कितने % दिया? अगर आप बैंक में पैसा रखे होते बेटा, अगर 10% दे रहा है यानी कि 100 रुपये आपको दे रहा है, और आपको मार्केट में महंगाई 40 रुपये बढ़ गई है, तो बैंक एक्चुअली में आपको कितना दे रहा है? वो सिर्फ 60 रुपये दे रहा है। तो रियल यानी कि आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो मिला आपको सिर्फ 60 रुपीज। ठीक है, नॉमिनल तो 10% है क्योंकि इन्फ्लेशन 4% हो गई है। तो मार्केट में कितना इन्फ्लेशन है इसको कैसे निकालेंगे क्लास? या ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप नॉमिनल निकालना चाहते हैं तो बेटा प्लीज बताओ भाई, अगर आपको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट निकालना है तो बोलो भाई, कुछ बोलो। ठीक है, तो बेटा एक काम कीजिए, लिखे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू क्या कर देंगे यहाँ पर? रियल में क्या कर देंगे प्लस? रियल प्लस रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन
ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्लास, इसको लिखेंगे रियल इज इक्वल टू सॉरी नॉमिनल इज इक्वल टू रियल प्लस इन्फ्लेशन। इसको बोलते हैं फिशर इक्वेशंस। इसको क्या बोलेंगे बेटा जी? फिशर इक्वेशंस। इट इज कॉल्ड फिशर इक्वेशंस। सो फिशर इक्वेशन क्या दिखाता है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन। ओके, यानी कि अगर मैं बोलूं क्लास कि मान के चलो अगर मार्केट में अलग अलग लेते हैं, कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए आपको जो लेना है। ओके, अगर हम बोले कि मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ रही है क्लास, और मनी सप्लाई बढ़ने से मार्केट में इन्फ्लेशन 6% हो गई, या ठीक है 6% हो गई, और रियल इंटरेस्ट रेट 3% है। मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ने से, मार्केट में सप्लाई बढ़ने से जो इन्फ्लेशन है वो 6% हो गया। तो अगर इन्फ्लेशन 6% हो गया है, ठीक है, और आपको अगर मार्केट में रियल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 3% मिल रहा है। कितना है? 3% मिल रहा है। तो आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना हो गया क्लास? 9% हो गया। यानी कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? मार्केट में इन्फ्लेशन पे। क्यों? क्योंकि जो बैंक आपको दे रहा है नॉमिनल इंटरेस्ट, नॉमिनल क्या होता है? जो बैंक आपको पे करता है, और रियल क्या होता है? जब हम उसके इन्फ्लेशन में से उसको माइनस, उस हमें जो पैसा मिल रहा है या जो हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उसको हम जो हमें मिलता है वो नॉमिनल होता है क्लास। जब हम उसमें से अपना इंटरेस्ट रेट माइनस कर देते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो हमारा होता है रियल इंटरेस्ट रेट। तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से लेंगे तो रियल इंटरेस्ट रेट कितना आ जाएगा? हमारा 3 आएगा। क्योंकि रियल निकालने के लिए क्या करेंगे फिर आप क्लास? 9 - 6 करेंगे तो रियल आएगा। ठीक है, तो दो चीजें हैं समझ लेना कि रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन, इसको रेट। अगर आपको 3 रेट दिया गया है तो फिशर इक्वेशंस ये है, और फिशर इक्वेशंस रखने के बाद आपका इक्वेशन ये है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बराबर रियल प्लस इन्फ्लेशन। या अगर आपको इन्फ्लेशन निकालना है तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्लास आप क्या लगता है कि मार्केट में, बैंक में पैसा रखना, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है या सिचुएशन इकोनॉमी के देखते हुए कि लगता है कि बैंक में पैसा रखना सेफ है, या बैंक के अलावा ना रखने से कहीं इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर है, तो लोग इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं। और ये एनालिटिकल एनालिसिस ही डिफाइन करता है कि बैंक डिपॉजिट करना चाहते हैं या बैंक कोई और बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे हमने बात किया था क्लास की, जैसे म्यूचुअल फंड होता है, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि अगर आप आज कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं, मान चलो आपने म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपये डिपॉजिट कर दिया, और वो पैसा 1 साल बाद आपको या 10 साल बाद पैसा मिलेगा, तो 10 साल बाद आपको अगर म्यूचुअल फंड कंपनी बोलती है कि ठीक है मैं आपको मार्केट के बेस पे दूंगा, या आप फिक्स कर दिया कि 10% 20%, तो आप बताइए आपको सेफ क्या लग रहा है? मार्केट के बेस पे लेना सेफ रहेगा, या आपको लगता है कि हमें 10% 5% फिक्स करके रखना वो ज़्यादा सेफ रहेगा? आंसर बताइए प्लीज़। अगर मैं बोला हूँ आपके पास 1 लाख रुपए है और एक म्यूचुअल फंड कहती है कि ठीक है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपको 10 साल बाद आपको पैसा मिलेगा 5% 10%, ठीक है, या मान लो 10% मिलेगा, 10 साल बाद 10% आपको पैसा मिलेगा। अगर उस टाइम मार्केट में महंगाई 20% हो गई 10 साल बाद, तो क्या आप बैंक में पैसा रखना ठीक रहेगा? ये आंसर बताओ प्लीज। सो प्लीज आंसर भाई। नहीं समझ आया क्लास?
बताइए क्या करेंगे भाई, पैसा रखेंगे या नहीं रखेंगे? डिपेंड करेगा कि मार्केट में इन्फ्लेशन क्या चल रहा है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो फिर 10% आपको जो उसने कमिटमेंट किया है वो आपके लिए बेनिफिशियरी नहीं रहेगा। और अगर मार्केट की सिचुएशन के बेस पे ले लिया तो हो सकता है अगर रिसेशन आ जाएगा तो आपका लॉस है, ठीक है, आपका तो बेनिफिट। अगर इन्फ्लेशन हो जाएगा तो फिर आपका वो रिसेशन आ जाएगा तो मार्केट बेस पे जितना बोला है उतना ही देगा। अगर आपने फिक्स किया है, रिसेशन आ गया तो फायदा है, अगर इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा हो गई तो आपका फिर लॉस हो जाएगा क्लास। तो ये सारी बातें डिपेंड करता है। तो मैंने आपको सिंपल ये पढ़ाना था आज की फिशर इक्वेशंस क्या होता है और फिशर इक्वेशंस से हम कैसे इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का रिलेशन कैसे निकालते हैं। तो इंटरेस्ट रेट किस पर डिपेंड करता है? वो मार्केट में इंटरेस्ट रेट दो तरह के होते हैं, रियल इंटरेस्ट रेट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट दोनों डिपेंड करते हैं मार्केट में इन्फ्लेशन पे। अगर इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन किस पर डिपेंड करती है? मार्केट में मनी की सप्लाई पर, तो या मनी की डिमांड्स पे, या मतलब और सारे वेरिएबल पे। तो मार्केट में अगर इन्फ्लेशन हो जाएगी तो इंटरेस्ट रेट पर इम्पेक्ट आएगा। इंटरेस्ट रेट पर इम्पेक्ट आएगा तो आपका जो रिटर्न्स है रियल इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और इसी रिलेशन को फाइंड करने के लिए प्रोफेसर फिशर ने फाइंड किया, इसीलिए इसको बोलते हैं फिशर इक्वेशंस। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा।